इसका एक रीजन है कि सोलो लेवलिंग ना केवल एनिमे बल्कि उसका मांगा भी इतना ज्यादा पॉपुलर है। किसी मांगा या फिर एनिमे के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर या फिर एपिसोड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसे ये डिसाइड होता है कि हम जैसे जानता उसका आने वाले चैप्टर रीड करेंगे या नहीं। और सोलो लेवलिंग अपना पहला चैप्टर में कार्टेनॉन टेम्पल को दिखा के ऐसा 6 मारा है ना। अगर किसी रीडर को शुरुआत में हंटर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पसंद आया हो तो भी वो कार्टेनॉन टेम्पल का झलक देखकर पागल हो गया होगा। आप मुझे मानना पड़ेगा कि मिस्टीरियस रूम मुझे बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि गलती से सीधा मेन बॉस पहला चैप्टर में आ गया हो, लेकिन यार कार्टेनॉन टेम्पल तो इससे ज्यादा मिस्टीरियस है। देखो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि आखिर में इस टेम्पल को बनाया किसने था और बनाया भी तो उसका पर्पस क्या था और संजिमहू को ये यूनिक पावर्स क्यों मिली। देखो एक रैंडम इंसिडेंस नहीं था कि अचानक से एक डेंजन के अंदर और एक डेंजन आ जाता है और उसके अंदर इतना खतरनाक डीमन बैटर रहा होता है। देखो गॉड लेवल बिंग ने इस टेम्पल को बनाया था। हर चीज जो उस टेम्पल में हुई वो हमेशा से होने वाला था। जितने भी लोग वहाँ पे मरे हैं वो सिर्फ इसलिए मरे ताकि जिम्मो को वो पावर्स मिल सके। लेकिन इसमें जिम्मो की कोई गलती नहीं था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर में वो चाल क्या रहा है। देखो डेंजन के अंदर कोई डिमस नहीं था, वह सिर्फ थ्रोन पे एक बड़ा सा स्टैचू बैठा था और उसके आसपास दूसरा स्टैचू था जो गार्ड की तरह खड़ा था। पास ही में और एक मिस्टीरियस स्टैचू था जिसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन था जो सिर्फ जिम्मो को समझ आया था। देखा जाए तो जितने भी लोग उस टेम्पल से बस के भाग गया था वो सिर्फ जिम्मो के लिए बस पे आया था। थ्रोन पे बैठा वो स्टैचू बिल्कुल एक गॉड की तरह था जिसको सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देना था, फिर म्यूजिक चलाकर उसे खुश करना था। उसका वो स्माइल वाला सीन आज भी मुझे घुसबाम देती है। सबसे आखिर में स्टैचू एक सेक्रीफाइस डिमांड करता है। जिम्मो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर जब उसका आखिरी साथ चल रहा होता है उसे सिस्टम की पावर्स मिल जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिससे खुद का बॉडी और अपने स्किल को लेवल अप कर सकता है। पहले तो ऑडियंस को ये लगा था कि थ्रोन का स्टैचू इस पावर का सोर्स है, लेकिन उस स्टैचू तो सिर्फ एक पत्थर से बनाया हुआ पुतला था। देखो दोस्त उस टेम्पल का असली आर्किटेक्ट तो कोई और ही था। वेल बहुत सारे स्पॉइलर के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, विप्लव है और इस वीडियो में मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इस वीडियो में मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग का हर एक मिस्ट्री सॉल्व कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी करके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिसने भी वो रूम और स्टेसेस को बनाया था वो एब्सोल्यूट बीइंग से इंस्पायर होकर बनाया था। एब्सोल्यूट बीइंग वो गॉड है जिसने रूलर्स और मोनार्क जैसे दो पावरफुल स्पीसीज को बनाया था। रूलर्स एंजल के रूप में था, वही मोनार्क अलग अलग मॉन्स्टर्स के रूप में था। एब्सोल्यूट बीइंग ने उन्हें सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि रूलर्स और मोनार्क एक दूसरे से कंटिन्यूअसली फाइट कर सके और एब्सोल्यूट बीइंग का एंटरटेनमेंट हो जाए। और जब रूलर्स को ये पता चल जाता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उन्हें सिर्फ मोनार्क से फालतू में फाइट करने के लिए बनाया था तो उसके खिलाफ राइवल कर देता है और एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार देता है। अब एक तरह से कार्टेनॉन टेम्पल में रखे हुए स्टैचू एब्सोल्यूट बीइंग का डार्क साइड को ही दिखाती है कि कैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए वॉर करवाता था। और उस टेम्पल में और एक स्टैचू था जो कमांडमेंट्स का टेबल हाथ में लेकर खड़ा था। असल में वही कार्टेनॉन टेम्पल का आर्किटेक्ट था जो स्पेशली उस टेम्पल को और वहाँ मौजूद सारे स्टैचूज को डिजाइन किया था ताकि शैडो मोनार्क का असली पावर किसी भारतीय इंसान को मिल सके। अब शैडो मोनार्क कौन है? वेल सबसे पहले शैडो मोनार्क का असली नाम है एसबॉर्न। वो पहले एक रूलर यानी कि एक एंजल था, लेकिन जब बाकी रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार देता है तब एसबॉर्न शैडो मोनार्क बन जाता है और मोनार्क ज्वाइन कर लेता है। एसबॉर्न इतना पावरफुल था ना कि उससे बाकी रूलर्स और एसबॉर्न के हर एक मेंबर्स डरता था। अब प्रॉब्लम है था कि उसका पावर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ गिने चुने लोग ही उसे इनहेरिट कर सकता है। देखो रूलर्स और मोनार्क हाथ में तभी एंट्री कर सकता है जब एक पोटेंशियल ह्यूमन के फॉर्म को इनहेरिट करे, और क्योंकि आरती उनका बैटलफील्ड था तो जरूरी था कि रूलर्स और मोनार्क किसी स्पेशल ह्यूमन को अपना वेसल चुने। दूसरे रूलर्स और मोनार्क तो अपने लिए वेसल चुन लेता था, लेकिन एसबॉर्न यानी कि शैडो मोनार्क का वेसल ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तब उसके पास एक आर्किटेक्ट आता है और वो कहता है कि एसबॉर्न के लिए वो एक परफेक्ट वेसल ढूंढ देगा, लेकिन बदले में एसबॉर्न को उसे इमॉर्टैलिटी की पावर देना होगा। एसबॉर्न मान जाता है और आर्किटेक्ट को अपना वेसल ढूंढने के लिए अपॉइंट करता है। फिर आर्किटेक्ट एक प्रॉपर प्लान बनाकर कार्टेनॉन टेम्पल को बनाता है जो कि वो परफेक्ट ह्यूमन को ढूंढेगा जिसको एसबॉर्न यानी कि शैडो मोनार्क की पावर्स मिल सके। आर्किटेक्ट हजारों साल उस ह्यूमन की तलाश करता है जो शैडो मोनार्क की पावर को कंट्रोल कर सके और जैसे एसबॉर्न इनकी शैडो मोनार्क कंट्रोल कर पाए। फिर स्टोरी में फाइनली एंट्री होते हैं संजिमहू की जो आर्किटेक्ट का हर एक टेस्ट पास कर जाती है। वेल शैडो मोनार्क एक डेथ का रूप है, शायद इसलिए जिम्मो को पावर मानने के कुछ टाइम पहले मिला था। बाद में एसबॉर्न भी जिम्मो को चूज करता है। एंड में मैं एक बड़ा सा स्पॉइलर देना चाहता था बट आई कांट, फिर भी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। इस स्टोरी में एक ऐसा बंदा का एंट्री होगा जिनको अपना पावर मिलता है रूलर्स के द्वारा, जो सोलो लेवलिंग का पहला स्ट्रेंग हंटर था और उसका मिशन है शैडो मोनार्क को मारना। और बेसिकली शैडो मोनार्क अभी जिम्मो है और वो स्ट्रेंग हंटर और कोई नहीं हुए जिम्मो का। चल आज के वीडियो के लिए इतना काफी, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और थोड़ा सा भी ज्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।